आई गेस वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स सीरीज। और जैसे कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने क्लासिकल थ्योरी को कवर किया था, क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट किया था। और आज के लेक्चर से हम एक नई थ्योरी, केनीजियन थ्योरी को स्टडी करेंगे। ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी है और आज के मैक्रोइकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के अंदर आपको ज्यादा केनीजियन थ्योरी ही फॉलो करने को मिलेगी। तो आज हम केनीजियन थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी है इनकम डिटर्मिनेशन के लिए, हम उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और देन वी विल गो कि हम केनीजियन थ्योरी का यूज करके इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल वगैरह कैसे निकाला जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित कैंत और मेरे चैनल के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ताकि आपको फॉलो करने में आसानी रहे। तो चलिए आज का लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। सो बिगिन विद आवर केनीजियन थ्योरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारी केनीजियन थ्योरी है, जैसे कि आपको पता है हमने पहले कवर किया था जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरीज को स्टडी करके अपनी एक जर्नल थ्योरी निकाली थी, द जर्नल थ्योरी के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के बारे में कुछ पॉस्टुलेट्स वगैरह दिए थे। सिमिलरली जो जॉन मेनार्ड नीस के फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स ने जॉन मेनार्ड नीस के कामों को स्टडी किया और वो स्टडी करके उन्होंने एक केनीजियन थ्योरी डेवलप करी इनकम डिटर्मिनेशन की। सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने जॉन मेनार्ड नीस के काम को स्टडी करके ये थ्योरी को दिया है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें कवर करने जरूरी है इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट केनीजियन थ्योरी वाज ऑल अबाउट। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का। वी विल कवर ऑल दिस कॉन्सेप्ट वन बाय वन। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, देन वी हैव एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एडीएएस। आई थिंक जो बच्चे 12th के अंदर हैं उनके लिए ये टॉपिक काफी फेमिलियर होने वाला है, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर उन बच्चों को बताया नहीं जाता कि ये जो आप एडीएएस की थ्योरी पढ़ रहे हैं ये केनीजियन थ्योरी है, एक्चुअली में मॉडर्न थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी स्कूल लेवल पे कवर नहीं की जाती। उसके बाद हम कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, खपत जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। कंजम्पशन के अलावा हमारे पास आती है सेविंग्स, वहां हमारी बचत कितनी है। और फाइनली हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम काफी चीजें कवर करेंगे अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, अब भाई सबसे पहला जो सवाल ये आता है कि भाई मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाए। हाउ डू वी नो दैट समवन इज अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड समवन इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। देखिए जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, as we have covered in the last lecture, the Great Depression period was a very big dent on the classical theory. So Great Depression period से पहले वाले जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, ज्यादातर दे आर कैटेगराइज्ड एज क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। तो वो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन दे स्टार्टेड कमिंग मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को समझा, उसको स्टडी किया और फिर नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। सिमिलरली जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जॉन मेनार्ड नीस के काम को स्टडी किया और ये इनकम डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, केनीजियन थ्योरी को डेवलप किया। सो टू अंडरस्टैंड द केनीजियन थ्योरी you have to see that there are three models working in a economy. किसी भी इकोनॉमी के तीन मॉडल्स हो सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी मॉडल। और जो सिंपल इकोनॉमी मॉडल है उसको हमने बहुत लार्जली अपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर किया है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो जाके भी देखें। जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी का, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। ये क्या होते हैं, इसको आई जस्ट कवर आफ्टर दी थर्ड मॉडल, जिसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी मॉडल। कई लोगों को पहले से पता भी होगा कि ये क्या है ओपन, क्लोज, सिंपल। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो उस इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब भी हम सिंपल इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं तो इस मॉडल के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि खाली दो एजेंट हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। एक हमारे पास आ जाते हैं हाउस होल्ड और दूसरे हमारे पास आ जाती हैं प्रोड्यूसर फर्म्स जो कि प्रोडक्शन वगैरह का काम करती हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड आ जाते हैं, फर्म्स आ जाती हैं और एक तीसरा प्लेयर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार। लेकिन अभी भी ये जो तीनों बंदे हैं ये अपनी ही नेशन के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, नेशन से बाहर नहीं जा रहे, इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल बोला गया। एंड फाइनली वी हैव ओपन इकोनॉमी मॉडल, जिसके अंदर आपके हाउस होल्ड भी आ गए, फर्म्स भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई। एंड नाउ देयर इज अ फोर्थ प्लेयर जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, जिससे हमारे साथ होता है फॉरेन ट्रेड।
क्योंकि अब यहाँ पे एक आउटसाइड पार्टी भी आ चुकी है, नेशन से बाहर जा चुके हैं। देयरफॉर दिस मॉडल इज नोन एज ओपन इकोनॉमी मॉडल। टू अंडरस्टैंड कीनेजियन थ्योरी को समझने के लिए हम सिंपल इकोनॉमी मॉडल से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इकोनॉमी मॉडल क्यों? बिकॉज ये चीज मैं काफी बार कह चुका हूं, इकोनॉमी का मॉडल जब भी डेवलप किया जाता है तो उसको बहुत ही सिंपल रखा जाता है, ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर पाए कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वेदर दोस कॉन्सेप्ट स्टैंड ट्रू और नॉट। और जो हम कीनेजियन थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली उसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब के फंक्शंस को पढ़ेंगे। फंक्शन से हमारा मतलब ये होता है कि फंक्शन एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक चीज ऐसे बिहेव कर रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज कैसे बिहेव करेगी। दिस इज हाउ फंक्शन इज डिराइव्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास आई थिंक हम एग्रीगेट सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। चलिए, एग्रीगेट सप्लाई। वाई एग्रीगेट सप्लाई? बिकॉज कीनेजियन थ्योरी के अंदर ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये मोर और लेस बेस्ड है आपके क्लासिकल थ्योरी के ऊपर ही। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ओनली। इसका रीजन तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है उसी को मेन चीज मानी गई है। अगर आप वापस क्लासिकल थ्योरीज की वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर हमने ये बोला कि भाई डिमांड तो गिवन फैक्टर होता है। इट इज द सप्लाई, बी इट लेबर सप्लाई, कि वो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम लेवल है या आउटपुट लेवल है या वेज रेट है उसको डिटरमाइन करती है। तो क्योंकि वहां पे एग्रीगेट सप्लाई को काफी एक्सटेंसिवली कवर किया गया था तो कीनेजियन थ्योरी के अंदर क्लासिकल थ्योरी को भी बेस बना के एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल एक्सेप्ट किया गया। What classical theory used to say that income of a economy या output level of a economy is a function of two factors. एक नेशन की जो Y है, Y is the actual output या national actual output या national output, Y को इनकम भी बोला जाता है, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, L that is the labor and K that is the capital. And because we are working in a short run, हम एक छोटे पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर जो आपका कैपिटल है वो एक फिक्स फैक्टर माना जाता है। एंड बिकॉज कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर, तो जो फंक्शन है वो लार्जली किस पे डिपेंड करता है? लेबर के ऊपर। क्योंकि कैपिटल को तो हम क्या मान देते हैं? फिक्स मान देते हैं। जब भी हम इकोनॉमी के अंदर किसी चीज को फिक्स मानेंगे तो हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। सो दिस इज नाउ कॉल्ड एज के बार, कि भाई ये जो कैपिटल है ये गिवन है, ऑटोनॉमस है। नाउ इफ यू रिकॉल, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन का, और एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता था कि भाई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है लेबर, और आउटपुट है, आउटपुट से हमारा मतलब है वाई, इनकम। सो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। दैट इज, जैसे जैसे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन एम्प्लॉइंग एनी मोर लेबर वोंट हेल्प, वो आपको काम नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? सिंपल सीधी बात है, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर किचन का एग्जांपल लिया था कि भाई एक किचन के अंदर एक शेफ काम कर रहा है तो सारा काम उसी शेफ को करना पड़ रहा है, तो ठीक है आउटपुट है, एक दो यूनिट का आउटपुट आ रहा है। जैसे जैसे आप लेबर को हायर करेंगे वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट होगा। एंड बिकॉज देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो हर एक शेफ अपना अपना काम कर रहा है। कोई कटिंग कर रहा है, कोई वॉशिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई प्लेटिंग कर रहा है, कोई उसकी वेटिंग कर रहा है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद और शेफ हायर करने से आपकी जो किचन है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन विल कन्वर्ट इनटू डिसऑर्डिनेशन। देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से आउटपुट एक लेवल तक बढ़ता है, उसके बाद उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न आना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज आपका जो MPPL है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर कह सकते हैं, वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का जो कर्व है ये एक पॉइंट पे आके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। खैर, हमें वो नहीं पढ़ना, हमें मेन चीज पढ़नी है कि भाई कि एग्रीगेट सप्लाई का क्या रोल रहता है इसके अंदर। स्टार्ट इज अ वेरी बेसिक थिंग। लेट मी जस्ट, हाँ, इस लेवल पे और इस लेवल पे लेट्स कॉल देम OL1 एंड OY1। अगर मुझे OY1 लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करना है तो मुझे OL1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मेरा ये जो मुझे आउटपुट बढ़ाना है, अगर मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है इसको लगता है कि OY1 लेवल आउटपुट की डिमांड आने वाली है, OY1 लेवल की डिमांड आने वाली है, तो वो OL1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखेगा। अगर उसको लगता है कि भाई डिमांड बढ़ने वाली है, दैट इज Y2,
द डिमांड इज गोइंग टू बिकम ओ वाई, Y1 से Y2 की तरफ बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है ही विल हैव टू हायर मोर लेबर, दैट इज नाउ द न्यू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज OL2। इसी के साथ साथ लेट मी जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट ग्राफ जिसके अंदर मैं प्लॉट करता हूं दो चीजें। एक मैं प्लॉट करूंगा एग्रीगेट डिमांड, I'll just explain what aggregate demand is, but for the as per now आप just focus करिए हमारे आउटपुट पे। अब जब इकोनॉमिस्ट ने एम्पेरिकली इस डेटा को स्टडी किया तो उन्होंने ये चीज देखी कि जो आपके आउटपुट का, सप्लाई का और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझे कैसे? When I was expecting OY1 level of डिमांड, जब मैं OY1 लेवल की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा था तो मैंने OL1 लेबर को हायर किया, करेक्ट। अब OL1 लेबर इनकम जनरेट करेगी और क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रही है तो वो मार्केट में जाके डिमांड भी करेगी, जैसे वो OE1 लेवल की डिमांड है। जैसे ही मुझे लगा कि मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, दैट इज इट इज गोइंग टू गो टू लेवल OY2, दिस मीन्स द एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्यों भाई उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए मुझे लोग भी तो चाहिए। जैसे ही मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो OL1 से OL2 की तरफ बढ़ेगी, दैट इज आई एम हायरिंग मोर लेबर नाउ, मोर लेबर विल स्टार्ट टू अर्न मोर इनकम एंड दैट मोर इनकम इज गोइंग टू लीड टू मोर डिमांड। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि जो हमारी मार्केट है उसके अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। यहां से हमारे पास निकल कर आया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वट एवर यू डिमांड फ्रॉम द मार्केट, आप उस मार्केट में खर्चे ही तो करते हैं, देयरफॉर योर एग्रीगेट डिमांड becomes your aggregate expenditure, which is nothing but a straight line of a 45 degree from the origin। यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन आती है that AD should be equal to AS। Now let's move on to the second part। जो सेकंड पार्ट है हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बाद वो आता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केनेडियन थ्योरी के लिए, और इसको हम निकालने के लिए निकालते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब देखिए, क्योंकि हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इकोनॉमी, तो वी हैव ओनली टू पीपल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हमारे पास सरकार नहीं है, हमारे पास कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। सो इन दैट केस योर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स अ फंक्शन ऑफ दी सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की कितनी डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स लोग कितना खरीद रहे हैं, प्लस आई बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट गुड, जो कि आपके ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिमांड करते हैं, मशीनरीज, प्लांट्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर तो खर्चा होता है, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि केनेडियन थ्योरी के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको ऑटोनोमस माना गया है। ऑटोनोमस का मतलब जैसे आपको पता होगा एक्सोजीनियसली डिसाइड होता है। एक्सोजीनियसली का मतलब समथिंग विच इज डिफाइंड आउटसाइड द मॉडल एंड इट इज यूज्ड एज अ गिवन इन द मॉडल। अगर आपको याद हो, इसको हम बोलते हैं कि भाई इट्स अ डेटा, डेटा मीन्स इट्स अ गिवन फैक्ट, वी कैनॉट चेंज इट, इट इज ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। So autonomous investment या exogenously decided investment becomes a given fact in the model। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है मोर और लेस डिपेंड करती है यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर। और फाइनली क्योंकि ये ऑटोनोमस है, गिवन है, तो अगेन क्योंकि ये ऑटोनोमस है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई बार से, एंड सी इज स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो एग्रीगेट डिमांड बिकम्स व्हाट, माय कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार। एग्रीगेट डिमांड ये बात करती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, वो कलेक्टिवली कितनी डिमांड कर रहे हैं, मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी इकोनॉमी में खाली दो बंदों की बात कर रहा हूँ, हाउस होल्ड की और फर्म्स की, तो इसलिए मैंने एग्रीगेट डिमांड क्या लेके चला कि भाई मेरी इकोनॉमी में टोटल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कितनी है प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड कितनी है। जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, एक बार एग्रीगेट सप्लाई को भी समझ लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई बात करता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर सारे लोग मिलके, प्रोड्यूसर्स मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी,
हम किसी इंडिविजुअल फर्म की बात नहीं कर रहे। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स योर फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि जो फर्म का आउटपुट है वो लेबर और कैपिटल पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये हमारे दो रियल फैक्टर्स है, मनी इज नॉट अ फैक्टर कीनियन थ्योरी के अंदर भी। अब अगर मुझे इस एडी का फंक्शन निकालना है, एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन निकालना है, सो आई हैव टू फाइंड आउट दी कंजम्पशन का फंक्शन, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मुझे इसका फंक्शन डिराइव करना पड़ेगा। ये फंक्शन डिराइव हो गया तो एग्रीगेट डिमांड का भी फंक्शन अपने आप डिराइव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक व्हिच इज कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन। सो योर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन से हमारा मतलब क्या है, जितने भी हाउस होल्ड डिमांड कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में 20 इस टॉपिक को समझने के लिए एक हाउस होल्ड का नजरिया होना जरूरी है। एक हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है उसके होने वाली इनकम के ऊपर। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को डिफाइन करते हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपके पास वेल्थ कितनी है, आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने सिक्योर हैं, आपका माइंडसेट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इवन द सेक्स ऑफ द पर्सन इज मेजर फैक्टर कि वो किस तरह की कंजम्पशन करेगा और कितनी कंजम्पशन करेगा। लेकिन जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो होता है आपकी इनकम। वाई स्टैंड्स फॉर द इनकम। ध्यान रखिएगा, मैं पहले बात करूंगा इंडिविजुअल हाउस होल्ड। कीनेजियन थ्योरी के अंदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को डिफाइन करके ही फिर नेशनल लेवल पे लेके गया है। सो कंजम्पशन फंक्शन इज मेनली अ फंक्शन ऑफ योर इनकम। कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इनकम और कंजम्पशन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी सेल्फ एविडेंट है ये चीज कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं जो कंजम्पशन करता हूँ उस कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ेगा। ये जो फैक्ट है एज पर द कीनेजियन थ्योरी, इट्स अ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट अकॉर्डिंग टू कीनेजियन थ्योरी? वो ये कहता है कि भाई एक इंसान जो है अपनी आदतों के हिसाब से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। दैट इज इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है, जो उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, इट विल बी लेस देन द चेंज इन इनकम। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपकी इनकम और कंजम्पशन आपको गिवन है। जब आपकी 100 रुपए की इनकम थी तो आप 60 रुपए की कंजम्पशन कर रहे थे। ठीक है, 100 रुपए की इनकम है और आप 60 रुपए की उसमें से कंजम्पशन कर रहे थे। आपकी इनकम बढ़ के हुए 120 रुपए की, दैट इज द चेंज इन योर इनकम डेल्टा वाई इज व्हाट 20 रुपीज। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट ये बोलता है कि आपकी जो कंजम्पशन बढ़ेगी वो इस 20 तक लिमिटेड है। इसका मतलब अगर आप बोलते मेरी कंजम्पशन बढ़ गई 90 पे, तो आपने क्या बोल दिया कि कंजम्पशन कितनी है 30। दिस इज नॉट पॉसिबल एज पर द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट। वो ये कहता है कि भाई आपकी कंजम्पशन भी अगर बढ़ेगी ना तो चेंज इन कंजम्पशन आपको नोटिस करने को मिलेगा, दैट इज लिमिटेड बाय द चेंज इन इनकम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें कीनेजियन थ्योरी के अंदर मानना पड़ता है। इसीलिए इसके साथ हम एक और फैक्टर ऐड कर देते हैं कि माय चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अभी हम उसको प्रॉपरली भी कवर करेंगे। जो इनकम का इंक्रीज होना और कंजम्पशन का इंक्रीज होना, इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है एक टेक्निकल टर्म के अंदर जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कीनेजियन थ्योरी को समझने के लिए। टू कंज्यूम, बहुत सिंपली दिस टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड कंजम्पशन। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउ मच देयर विल बी चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज इन इनकम। आपकी इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, ये चीज कौन बताता है आपको, एमपीसी। एमपीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये 0 से तो ज्यादा होता है लेकिन ये 1 से कम होता है। 1 से कम क्यों का, क्योंकि सर साइकोलॉजी फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट लग रहा है।
कि मेरी जो कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन है, वो मेरी इनकम में जो चेंज है उससे ज्यादा नहीं होने वाली, उसके अंदर ही रहेगी। यहाँ पे हालांकि मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारी जो इनकम में बदलाव आता है, जो हमारी इनकम में चेंज आता है, वो क्या होता है, या तो हमारी कंजम्पशन को चेंज करेगा या हमारी सेविंग्स को चेंज करेगा। हालांकि मैं इस चीज को बाद में फिर से कवर करूंगा, लेकिन अभी हमें खाली इस पे फोकस रखना है, चेंज इन कंजम्पशन फोकस रखना है। किनीजियन थ्योरी ये बोलती है, जो किनीजियन फॉलोअर्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जो आपका एमपीसी है इज डिक्रीजिंग, और इसके पीछे बहुत ही स्ट्रांग लॉजिक है। एस इनकम इज इंक्रीजिंग। किनीजियन थ्योरी के अंदर ऐसा क्यों बोला गया, और इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, विच इज ट्रू, बट देयर विल कम अ टाइम जब आप ये बोलेंगे यार मैंने बहुत चीजें खरीद ली, आप मुझे उतनी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एज योर इनकम इंक्रीजेस योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी कंजम्पशन, कंजम्पशन होगी अभी भी और कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ेगी, लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि एमपीसी डिक्रीजिंग है, एमपीसी नेगेटिव नहीं होगा, यू वोंट गो बैक टू योर प्रीवियस लेवल ऑफ कंजम्पशन। ऐसा नहीं होने वाला, कंजम्पशन अभी भी बढ़ेगी, लेकिन जो उसके बढ़ने की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप फिर सेविंग्स की तरफ जाते हैं, यू मूव ऑन टुवर्ड सेविंग्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट विच यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अगर मैं इस थ्योरी को फॉलो करके एक कंजम्पशन का कर्व बनाऊं, और यहां पे जो चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहली बात, जो मैं कंजम्पशन कर्व स्टार्ट करूंगा वो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एज पर द कीनेजियन थ्योरी आपकी जो कंजम्पशन है पहले बढ़ेगी, लेकिन देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट विल स्टार्ट टू फॉल, राइट, क्योंकि आपका एमपीसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने नेगेटिव नहीं बोला, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपको कर्व जो दिखा है थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, इट्स अ कर्वीलिनियर। इसको क्या बोला गया भाई कि एज पर कीनेजियन थ्योरी जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड है उसका जो कंजम्पशन फंक्शन है इट्स अ कर्वीलिनियर फंक्शन। किसकी बात हो रही है, एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग। लेकिन क्योंकि हम मैक्रोइकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं, हम तो नेशन की बात कर रहे हैं, नेशन हाउसहोल्ड की बात कर रहे हैं, सारे हाउसहोल्ड को मिला के बात कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमिस्ट ने, कैनेडियन इकोनॉमिस्ट ने इंपेरिकली इस डेटा को स्टडी किया तो उनको ये रियलाइज हुआ कि यार ऑन एन एवरेज जो आपका चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन है वो मोर और लेस ऑन एन एवरेज कांस्टेंट रहता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसका रीजन ये है कि एमपीसी ही डिसाइड करेगा कि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या फॉर्म ले, कर्वीलिनियर फॉर्म ले, या जैसे इसको हम बोलते हैं लीनियर, इट इज कॉल्ड एज लीनियर फंक्शन, लीनियर फॉर्म ले, क्योंकि एमपीसी ही डिसाइड करेगा कि आपके कंजम्पशन फंक्शन का कर्व क्या रहता है, तो इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इंपेरिकली डाटा स्टडी करके केनेडियन इकोनॉमिस्ट ने ये चीज बोली कि भाई ऑन एन एवरेज ऑन अ नेशनल लेवल जो आपका एमपीसी है वो कांस्टेंट रहता है, एंड बिकॉज एमपीसी इज कांस्टेंट so therefore your consumption function which is largely a factor of what, which is largely a factor of your income, disposable income basically, that is also a straight line which is called as a linear function। इसीलिए अब जब हम कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन अगर हम एक लीनियर एग्रीगेट फॉर्म में निकालें तो उसकी जो फॉर्म है, पहले मैं आपको फॉर्म बताता हूं, a प्लस बी वाई। और यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस में रखनी है कि मैंने जो यहाँ पे कर्व स्टार्ट किया है वो जीरो से स्टार्ट नहीं किया, इट स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट हायर देन दी ऑन दी वाई एक्सिस। इसका रीजन ये है, ये हमारा इनकम है, दिस इज अ लेवल ऑफ इनकम दैट इज वाई, एंड दिस इज आवर कंजम्पशन। You will see is that at zero level of income there is some consumption happening. This is called as A. This is called as A. A को बोला जाता है कि ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, और अगेन इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मर रहे होंगे। अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मर रहे होंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि आपको करनी पड़ती है इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बिकॉज क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो आप इसे किसी ना किसी फॉर्म में आप इसे करोगे। आप क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं कि आप बोरोइंग करोगे, किसी से उधारी लोगे, या आप अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करोगे। मोरलेस हम ये मान के चलते हैं कि लोग अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करते हैं इस ऑटोनोमस कंजम्पशन को करने के लिए। देन कम्स दी, एज आई टोल्ड यू, कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है इसका स्लोप एमपीसी होता है, तो वी रिप्रेजेंट्स दी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको निकाला कैसे जाता है कि भाई आपके पास आपकी इनकम में कितना चेंज आया है ओवर दी कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट इज द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का यह स्लोप माना जाता है। और लास्ट थिंग एमपीसी से रिलेटेड, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। 1 से कम क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो अप्लाई हो रहा है। और 0 से ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करूंगा अपनी बड़ी इनकम में से। कोई नया आइटम खरीदूंगा, अच्छा एसी खरीद लिया तो मैं फिर फ्रिज खरीद लूंगा, लेकिन वो कंजम्पशन धीरे 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 कम होता रहेगा, होगा जरूर, 0 से बड़ा होगा, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। एंड फाइनली वी हैव वाई। वाई स्टैंड्स फॉर द इनकम एंड वेरी स्पेसिफिकली डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि मेरे पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए। बेसिकली आप इनकम कमाते हैं, उस इनकम में से आपको टैक्सेस वगैरह, पेनल्टी वगैरह, फी वगैरह पे कर देते हैं सरकार को। सो टी स्टैंड फॉर द टैक्सेस। उसके बाद आपके पास जो इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो द linear aggregate consumption function is given by autonomous consumption plus MPC into your disposable income. इस फंक्शन को यूज करके यू कैन फाइंड आउट हाउ मच अ पर्सन, हाउ मच अ इकोनॉमी विल कंज्यूम एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब यहां से एक बार हम, क्योंकि अब डिस्कशन चल ही रही है, तो एक बार सेविंग फंक्शन को भी कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है डिमांड का फंक्शन, क्योंकि अब तक देखिए ये प्रोसेस इसलिए चल रही है क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन निकालना है, और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन निकालने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना जरूरत था। आई तो हमें ऑलरेडी गिवन रहता है। सेविंग फंक्शन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर आप इस चीज से कॉम्बिनेशन में देखेंगे, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, सेविंग्स भी आपका फंक्शन होता है आपकी इनकम का। रीजन, आपकी इनकम आप या तो कंज्यूम कर लेंगे या तो उसको सेव कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, आइदर यू विल कंज्यूम योर इनकम और यू विल सेव योर इनकम, और तो तीसरा मेथड आगे लगा देंगे अपनी इनकम को। सो देयरफॉर सेविंग्स इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। और क्योंकि ये भी कंजम्पशन जैसा रिलेशनशिप शेयर करती है इनकम के साथ, इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड योर सेविंग्स। अगर मैं इससे सेविंग्स की वैल्यू ड्राइव करूं तो क्या जाती है, y माइनस सी। मेरे पास जो c है उसका ऑलरेडी मैंने फंक्शन डिराइव कर लिया है, दैट इज व्हाट, a प्लस बी वाई। सो व्हाट वी कैन सिंपली डू, using the consumption function and the income, we can find out the saving function, जो कि क्या निकल कर आएगा, माइनस ए। I'll just explain this in a bit, 1 माइनस बी वाई। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ए तो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, लेकिन उसके आगे माइनस साइन क्यों लग गया? क्योंकि हमने ये मान के चला था कि जब हमारी इनकम 0 है और उस लेवल पे जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो हमारी सेविंग्स में से निकल कर आ रहा है, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन माई सेविंग्स। इसीलिए, और उतने लेवल से जितने लेवल से ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रही है। तो अगर मुझे डिक्रीज ऑफ सेविंग्स दिखाना है, सो रादर देन यूजिंग एनी अदर सिंबल, मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को ही नेगेटिव में यूज कर लेता हूं। बट दिस इज नॉट कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग्स। व्हाई डिस सेविंग? बिकॉज दिस कंजम्पशन विल लीड्स टू फॉल इन माई सेविंग्स। उसके बाद अगर आप, यू कैन रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपकी इनकम में चेंज आता है, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, सेविंग्स प्लस कंजम्पशन, तो जब आपकी इनकम में चेंज आएगा तो वो भी क्या है, इट विल लीड टू व्हाट, आइदर चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स। मान लीजिए मैं पूरी इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड कर रहा हूं, यहां से आप डेरिवेशन भी सीख लेंगे छोटी सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ गया। व्हाट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई? रिकॉल द फॉर्मूला फॉर एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज एमपीसी। तो यहां पे हमारा बेसिकली क्या आ गया, एमपीसी, एंड delta s upon delta y will give me MPS, marginal propensity to save. 1 minus b is MPS, marginal propensity to save. और ये क्या बताता है, any change in income
व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन माई सेविंग्स, मेरी अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ती है या कम होती है, चेंज आता है, तो मेरी सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं कैसे निकालता हूँ, एमपीएस यूज करके। और दूसरी चीज, अगर एमपीएस निकालना पड़े तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, एंड 1 माइनस एमपीसी इज व्हाट, 1 माइनस बी, क्योंकि हमने एमपीसी को बी से रिप्रेजेंट किया है, सो 1 माइनस बी बिकम्स व्हाट, एमपीएस, एंड वाई रिमेन्स योर डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आप यूज करते हैं। तो सेविंग फंक्शन अगर आपको पता हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इंटू वाई। ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉपिक के कंटिन्यूशन में था तो इसलिए इसको साथ में बता दिया। और क्योंकि इसका हम ग्राफ भी कवर कर लेते हैं हाथ के हाथ, मौका लगा तो जब यू प्लॉट द सेविंग फंक्शन ऑन अ ग्राफ, यू विल सी कि आपका जो सेविंग फंक्शन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज योर इनकम इंक्रीजेस। दिस इज योर सेविंग फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ योर इनकम। यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव हो जाती हैं क्योंकि वो जीरो से ऊपर है, यहाँ पे आपकी सेविंग्स नेगेटिव रहती हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस जीरो से नीचे है, और इसलिए इसको डिस सेविंग भी बोला जाता है। एट दैट लेवल योर सेविंग्स आर नेगेटिव, तो सेविंग्स आर फॉलिंग। सो दिस इज योर ग्राफ। यहाँ पे आके जो आपकी सेविंग्स है वो जीरो हो जाती है, और क्योंकि इनकम का और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है। ये टॉपिक सिर्फ इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अभी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। नाउ द फाइनल टॉपिक, जो फाइनल कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, जिससे ये सारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, कि हमने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को डिराइव करना है। एग्रीगेट डिमांड was nothing but consumption plus autonomous investment, आई बार। आई बार तो गिवन था, हमने कहा था कि भाई सी की वैल्यू और मिल जाए तो हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को डिराइव कर सकते। सी की वैल्यू में मिल चुकी है, ए प्लस बी वाई प्लस आई बार। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। सो फाइनली अगर मैं इन तीनों चीजों को एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो आई थिंक वी कैन टाइट एवरीथिंग डाउन, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे हम एडी ले लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी, विच इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ आई प्लॉट आई बार, क्योंकि आई बार कांस्टेंट है, गिवन रहता है, इट नेवर चेंजेस विद चेंज इन इनकम, सो इट विल बी अ पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली द कंजम्पशन स्टार्ट्स एट अ हायर लेवल, दिस इज माय सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एंड दिस इज द पॉइंट जो कि क्या है, मेरे ई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी आई हैव सम कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जब मैं सी प्लस आई बार कर दूं तो एक पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, विच इज नथिंग बट सी प्लस आई बार। आप चाहे तो सी का फंक्शन रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी वाई से, लेकिन दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन, एंड दिस इज हाउ यू प्लॉट देम इन अ ग्राफ। आई होप ये जो पहली वीडियो है रीजन थ्योरी की, इनकम डिटर्मिनेशन की, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आई होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम कीनेसियन थ्योरी को यूज करके वी विल फाइंड आउट दैट इनकम हम डिटरमाइन करेंगे कि दैट व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उसके अंदर भी काफी प्लॉटिंग वगैरह होगी, ग्राफ वगैरह बनेंगे। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर वीडियोस ऑन मैक्रोइकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।